हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। हमने अपने पिछले वीडियो में प्रश्नावली 3.1 के क्वेश्चन नंबर 4 तक के सवालों को हल कर लिया था। आज हम अपने इस वीडियो में देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5, 6 एंड 7। इन सवालों को खत्म करने के बाद हम अपने अगले वीडियो में आप लोगों के लिए लेकर आएंगे प्रश्नावली 3.2। ठीक है दोस्तों, तो चलिए बिना देरी किए हुए हम अपने सवालों को देखते हैं। दोस्तों, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है मैं उसे पढ़ रहा हूं, आप लोग देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया है, एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है का अर्ध परिमाप 36 मीटर है। बाग की विमाएं ज्ञात कीजिए। बाग की विमाओं से मतलब उनकी भुजाएं ज्ञात करना है। भुजाओं से मतलब आयताकार जो बाग है उसकी लंबाई और चौड़ाई हमें दोनों क्या करनी है, ज्ञात करनी है। ठीक है दोस्तों, जबकि ये कहा गया है कि बाग की जो लंबाई है वो चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए देखते हैं कैसे इसे हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है ये। ठीक है दोस्तों, देखिए ये है एक आयताकार बाग। हमने मान लिया कि एक आयताकार बाग है। ठीक है, कह रहा है जिसकी लंबाई जो है, यह है इसकी लंबाई और यह है इसकी चौड़ाई। जो लंबाई है वो चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। अगर हम ये मान लें कि इसकी जो लंबाई है, जो चौड़ाई है अगर x मीटर है, चौड़ाई को हमने क्या मान लिया, x मीटर। अगर चौड़ाई x मीटर तो लंबाई क्या होगी, लंबाई जो है वो चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। ठीक है दोस्तों, क्या है, ये वाली जो भुजा है यानी ये जो लंबाई है इस चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। ये है x, और अगर इसमें हम 4 जोड़ देंगे यानी x + 4 कर दें तो हमारी लंबाई प्राप्त हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गई हमारी लंबाई और ये हो गई चौड़ाई। चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है क्या, लंबाई। इसका मतलब लंबाई क्या हो जाएगी, x + 4। ठीक है दोस्तों, तो लंबाई और चौड़ाई हमारी प्राप्त हो गई। हमें ये भी कहा गया है कि उसका जो परिमाप दे रखा है, परिमाप नहीं दिया है, अर्ध परिमाप दिया है। अर्ध परिमाप क्या दे रखा है, अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप का मतलब होता है परिमाप का आधा। ठीक है दोस्तों, परिमाप का आधा। अर्ध परिमाप इसमें कितना दे रखा है, 36 दे रखा है। ठीक है दोस्तों, और अर्ध परिमाप का मतलब होता है परिमाप का आधा। और सबसे पहले ये जानते हैं कि परिमाप क्या होता है। परिमाप किसी भी मान लीजिए कि आकार की आकृति हो, उसका अगर परिमाप आपको निकालना है तो उसकी चारों भुजा हो या कोई भी, उसके चारों तरफ का जो लंबाई होती है उसे ही क्या बोला जाता है, परिमाप बोला जाता है। जैसे इसमें देखेंगे, अगर इसके परिमाप की बात करें, ये आयताकार जो बाग है तो ये वाली लंबाई और ये वाली चौड़ाई, ये वाली लंबाई और ये चौड़ाई, इन सभी को जोड़ दिया जाए, इन दोनों चौड़ाइयों को जोड़ दिया जाए, इन दोनों लंबाइयों को जोड़ दिया जाए तो हमारा क्या मिल जाएगा, हमारा परिमाप मिल जाएगा। और इनको जोड़ने के बाद यदि इनका आधा कर दिया जाए तो हमें अर्ध परिमाप मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये तो मैंने आप लोगों को समझाने के लिए बताया। अब हम चलते हैं इसको प्रॉपर तरीके से कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे क्या करेंगे, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं कि माना आयताकार बाग की जो चौड़ाई है वो x मीटर है। क्या करते हैं, माना आयताकार बाग की चौड़ाई बराबर हमने मान लिया ये x मीटर है। ठीक है दोस्तों, हमने चौड़ाई क्या मान लिया, x मीटर। इसके बाद क्या करेंगे, इसलिए लंबाई क्या आ जाएगी, लंबाई बराबर x + 4, क्योंकि जो लंबाई है वो चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। ठीक है, ये हो गई हमारी चौड़ाई और ये हो गई लंबाई। हमें अर्ध परिमाप दे के रखा है, यहाँ पे डाल देंगे प्रश्नानुसार, यानी प्रश्न जैसे कह रहा है। प्रश्नानुसार का मतलब होता है प्रश्न जैसे बोल रहा है, प्रश्नानुसार। प्रश्न में क्या कहा गया है, अर्ध परिमाप जो है वो 36 है। ठीक है दोस्तों, अर्ध परिमाप बराबर कितना है, 36 ये दे रखा है। ठीक है दोस्तों, देखिए करना क्या है, इसे मैं यहाँ से हटा दे रहा हूं। ये चित्र आप लोग इसमें बना लीजिएगा। ठीक है, ये है इसकी लंबाई
और ये इसकी चौड़ाई। अर्ध परिमाप क्या हो जाएगा इसका टोटल? किसी भी आयताकार आकृति जो होती है या आयत होता है, आयत का जो परिमाप का सूत्र होता है वो होता है 2 टाइम्स लंबाई प्लस चौड़ाई। ऐसा ये क्यों लिखा गया? ऐसा इसलिए गया, देखिए 2 बार लंबाई है और 2 बार चौड़ाई है, तो लंबाई और चौड़ाई को जोड़ के 2 से गुणा कर देंगे तो दोनों आ जाता है, इसलिए इसका सूत्र बनता है 2 टाइम्स लंबाई प्लस चौड़ाई। तो ये हमारा है पूरे परिमाप का सूत्र, पूरा परिमाप हमारा इसके बराबर होगा। लेकिन हमको दे रखा है अर्ध परिमाप, तो हम क्या करेंगे, इसका क्या कर देंगे, आधा कर देंगे। आधा मतलब 2 से भाग दे देना। ये पूरी चीज को उठा के अर्ध परिमाप की जगह रख सकते हैं। क्यों रख सकते हैं? क्योंकि जो हमारा अर्ध पूरा परिमाप होता है वो 2 टाइम्स लंबाई प्लस चौड़ाई के बराबर होता है, और हमको अर्ध परिमाप चाहिए। अर्ध परिमाप के लिए हम इसके क्या कर देंगे, आधा कर दिया हमने। ठीक है, तो हमारा अर्ध परिमाप मिल गया। यानी अर्ध परिमाप बराबर 36 है, तो क्या हो जाएगा अर्ध परिमाप 2 टाइम्स लंबाई प्लस का चौड़ाई बाई 2 बराबर किसके आ जाएगा, 36 के। ठीक है दोस्तों, क्योंकि अर्ध परिमाप हमारा ये है तो ये इसके बराबर होना चाहिए। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर 36। देखिए लंबाई हमको पता है x+4 है, प्लस चौड़ाई हमको पता है x है, बराबर किसके आ जाएगा, 36 के आ जाएगा। यदि आप जोड़ेंगे तो x यहाँ है, x यहाँ है, 2x हो जाएगा। 2x प्लस का 4 बराबर का 36। अगर इधर आप ध्यान से देखेंगे तो 4 को इधर आप भेज दीजिए, यानी 2x बराबर हो जाएगा 36 माइनस का 4। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, 36 में से 4 चला जाएगा तो आपको 32 प्राप्त होगा। x की वैल्यू हमको मिलेगी 32/2 भागे 2, 32/2। ठीक है, तो 2 1 कम 2, 2 6 12, 16 आ जाएगा। यानी x की वैल्यू हमारी क्या आ गई, 16 मीटर। x हमारा क्या था, चौड़ाई थी, चौड़ाई हमको मिल गई 16 मीटर, और हमको लंबाई निकालना है तो 4 जोड़ दीजिए। तो यहाँ लिख देंगे, इसको हटा देते हैं। देखिए तो हमको लंबाई बराबर क्या मिलेगी, लंबाई बराबर मिलेगा यहाँ 16 प्लस 4, या ऐसे लिख दीजिए x+4, तो होगा क्या, 16 प्लस 4 बराबर आपको 20 मीटर मिलेगा। लंबाई हमको मिल गई 20 मीटर, और चौड़ाई हमको क्या मिलेगी, चौड़ाई हमको मिल जाएगी 16 मीटर। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा आंसर हो गया। तो हमने लंबाई और चौड़ाई दोनों निकाल दी, तो ये हमारे क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहा गया है। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहा गया है, करा है एक रैखिक समीकरण 2x प्लस 3y माइनस का 8 बराबर 0 दी गई है। एक समीकरण हमको दे दिया है, उसके बाद क्या करा है, 2 चरों में एक ऐसे और रैखिक समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपण, ज्यामितीय निरूपण हम लोग ग्राफ में जो हम लोग दिखाते थे उसी को कह रहा है। ज्यामितीय निरूपण जैसा कि कैसा होना चाहिए, पहला नंबर कह रहा है कि प्रतिच्छेदी रेखा हो जाए, दूसरा नंबर कह रहा है समांतर रेखाएं हो जाएं, और तीसरा नंबर कह रहा है संपाती रेखाएं हो जाएं। तो इन तीनों कंडीशनों को हमें देखकर बताना है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए देखते हैं। हम लोग ये हटा दे रहे हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6, एक समीकरण दिया हुआ है, इसमें क्या है वो समीकरण मैं लिख दे रहा हूं। देखिए 2x प्लस 3y माइनस 8, 2x माइनस 3y, 2x प्लस 3y माइनस का 8 बराबर 0। ये समीकरण दे रखा है। हमसे पहला इसमें पूछ रहा है कि रेखाएं प्रतिच्छेदी होनी चाहिए। पहला ऐसा, इसी के साथ एक और समीकरण ऐसे लिखिए ताकि दोनों समीकरण को जब हम सॉल्व करें तो जो रेखाएं आए हमारी उनसे मिलकर वो प्रतिच्छेदी रेखाएं। ठीक है, तो इसी के समरूप एक समीकरण हमको और लिखना है अपने से। तो देखिए अगर इसी के साथ एक और ऐसा समीकरण हमें लिखना है ताकि दोनों से, इस वाले समीकरण से और हम जो एक समीकरण लिखेंगे उन दोनों से प्राप्त रेखाएं एक बिंदु को प्रच्छेदित करें, तो उसके लिए एक कंडीशन हमारी होनी चाहिए
कि A1 बटा A2 कभी भी बराबर नहीं होना चाहिए B1 बटा B2। ठीक है दोस्तों, ऐसी कंडीशन आनी चाहिए। मतलब जो A1 बटा A2 जो है हम लोग लिखेंगे उसका और इन दोनों का अनुपात कभी बराबर नहीं होना चाहिए, तभी हमें प्रतिच्छेदी रेखा प्राप्त होगी। ऐसा हमने बहुत सारी कंडीशन में पढ़ा है। तो लिखेंगे प्रतिच्छेदी रेखा होने के लिए, प्रतिच्छेदी पहला है ये, पहले छठवें का पहला है, प्रतिच्छेदी रेखा के लिए प्रतिच्छेदी रेखा के लिए देखिए हम क्या करेंगे, इन दोनों को बदल दीजिए, आपका काम हो जाएगा। आप चाहे तो और बहुत सारे लिख सकते हैं, जैसे मैं पहला लिख के दिखाता हूं फिर दूसरा भी लिख दूंगा। देखिए हम क्या करेंगे कि ऐसा कर देते हैं 2x प्लस 4y माइनस का 6 बराबर 0 कर देते हैं। देखिए अगर आप A1 बटा A2 और B1 बटा B2 का अनुपात निकालेंगे तो क्या आएगा, देखिए 2 यहाँ आएगा, 2 यहाँ, 2 से 2 में भाग देंगे तो 1 आ जाएगा। 3 यहाँ है 4, 3 बटा 4 यानी 1 और 3 बटा 4 जो कि कभी बराबर नहीं होगा। इसका मतलब हमारा ये समीकरण क्या हो गया, प्रतिच्छेदी के लिए हो गया है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इसका अनुपात कुछ है उससे हमसे मतलब नहीं है, कंडीशन हमारी ये लागू होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो ऐसा हमने लिख दिया। और भी आप लिख सकते हैं, मैंने 2x प्लस 4y लिखा है, आप और भी कुछ लिख सकते हैं, जाकि इनका दोनों का अनुपात कभी भी बराबर ना है, ऐसे समीकरण आपको लिखना है। खाली इन दोनों को बदल, जैसे 2 यहाँ 3 है, कभी भी मैं यहाँ इसका गुणा यहाँ पे नहीं आना चाहिए, ना इसका गुणा यहाँ आना चाहिए। ठीक है दोस्तों, ऐसा कुछ आपको लिखना है। जैसे मैंने लिखा 2 यहाँ है तो 2 आया है, लेकिन इस वाले को मैंने बदल दिया है। अगले कंडीशन में आप ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे 3x प्लस 2y प्लस का 4 लिख सकते हैं, यहाँ पे कुछ भी कर दो, कोई दिक्कत नहीं उससे। अब इसको भी देखेंगे तो ये भी क्या हो गया, इन दोनों का अनुपात अगर आप निकालेंगे तो दोनों का यही वाली कंडीशन फॉलो हो जाएगी। तो ऐसे बहुत सारे समीकरण लिखे जा रहे थे, हमें केवल एक एक लिखना है, तो हमने एक लिख दिया। ये लिख दीजिए या लिख दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं इसी को रहने देता हूँ। ठीक है दोस्तों, आपको केवल इन दोनों को ऐसा लेना है ताकि इनका और इसका इनका अनुपात जो है ये वाली कंडीशन कभी भी लागू ना हो, ऐसा आना चाहिए। ठीक है दोस्तों, जैसे इसमें दिया A1 बटा A2 नॉट इक्वल टू B1, ये वाली कंडीशन लागू होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, चलिए इस वाले को हम लिखा रहने देते हैं। ठीक है, इसे हटा दे रहा हूँ। आप बहुत सारे समीकरण ऐसे लिख सकते हैं, जिसके दिमाग में जो है लिख लीजिए। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग देखते हैं दूसरा नंबर में क्या कह रहा है। इसी के लिए दूसरा, इसी में जो दूसरा कहा गया है, दूसरे में हमको समांतर रेखाएं हो, तो समांतर होने के लिए क्या करना होगा, समांतर होने की कंडीशन हमको पता है क्या होती है, A1 बटा A2 बराबर होना चाहिए B1 बटा B2 के, और बराबर नहीं होना चाहिए C1 बटा C2। समांतर होने के लिए ये कंडीशन हमको लगानी पड़ेगी। मतलब कि अब की बार हम क्या कर सकते हैं, समांतर के लिए लिख दीजिए यहाँ पर, समांतर रेखा के लिए, समांतर रेखा के लिए क्या हो जाएगा, देखिए अब की बार इन दोनों को हम सेम रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बट इन दोनों का इनके से जो आएगा अनुपात उसको उसके C1 बटा C2 के बराबर हमको नहीं रखना है। आप ऐसे लिख दीजिए, इन दोनों को एज इट इज लिख दीजिए, 2x प्लस 3y। हो सकता है आपके आंसर में ये मैच ना करे, क्यों, क्योंकि हम अपने हिसाब से लिख रहे हैं, वहां पे हो सकता है उसने अपने हिसाब से लिखा हो, तो बहुत सारे संभव हो सकते हैं समीकरण, इसलिए आप लोग घबराइएगा नहीं। ठीक है दोस्तों, हमको इन दोनों का अनुपात तो बराबर कर देना है। देखिए अगर आप इस तरह, मैंने इसको लिख दिया तो 2 बटा 2 का अनुपात 1 आएगा, 3 बटा 3, इन दोनों का अनुपात 1 अनुपात 1 आ जाएगा, यानी बराबर आ जाएगा दोनों। लेकिन इसको बदलना है हमको, यहाँ -8 है तो हमको ऐसा रखना है कि इनके बराबर नहीं आना चाहिए। जैसे इसका और इसका अनुपात जो आ रहा था, इसको 2 से 2 में भाग देंगे तो 1 आएगा, 3 से 3 में भाग देंगे तो 1 आएगा। 1 बराबर आ रहा है 1 के, मगर 8 और यहाँ कोई ऐसी संख्या रहनी चाहिए जो 1 के बराबर नहीं आनी चाहिए। तो यहाँ पे क्या कर देते हैं, हम लिख दे रहे हैं प्लस का 6 लिख दे रहे हैं। ठीक है, 6 मत लिखिए, आप 7 लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। बराबर का आप क्या कर देंगे जी। आप देखिएगा अगर इनका आप अनुपात निकाल के देंगे तो 2 का 2 से भाग देंगे तो 1 आ जाएगा, 3 का 3 से भाग होगा तो जो कि बराबर है इसके, बट 8 -8 और 7 का अनुपात लेंगे जो इनके बराबर कभी भी नहीं आएगा, आएगा 8 बटा 7। तो ये वाली कंडीशन हमारी क्या हो गई, लागू हो गई। तो ये हो गया समांतर रेखा के लिए। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग देखेंगे तीसरा नंबर, इसी में का तीसरा क्या कह रहा है। तीसरा में क्या कहा है, रेखाएं कैसी होनी चाहिए,
संपाती होने चाहिए। तो संपाती के लिए इस तीनों को हमको क्या कर देना है, बराबर कर देना है। तीनों को क्या करना है, बराबर कर देना है। तीनों को बराबर कर देंगे एज इट इज। इस समीकरण को तो एकदम नहीं लिख सकते हैं, तो इसमें 2 से गुणा करा के या 3 से गुणा करा के या 4 से गुणा करा के आप लिख देंगे तो वही आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो लिखेंगे संपाती रेखा के लिए, संपाती रेखा के लिए क्या हो जाएगा, संपाती रेखा के लिए। संपाती रेखा के लिए क्या करेंगे, इस समीकरण में 2 से गुणा करा दीजिए या 3 से 4 से, जिससे आपको मर्जी है पूरा करा करके लिख दीजिए, आपका संपाती के लिए हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल है ये। हम इसमें क्या कर देते हैं, 2 से गुणा करा देते, 2 दूनी 4x, 2 तिहाई 6y माइनस 8 दूनी का 16 बराबर का 0। 4 से 2 से 0 में कराएंगे गुणा तो 0 आ जाएगा। तो ये हो गया। आप हो सकता है 3 से गुणा करा के लिख दीजिए तब भी सही होगा, 4 से करा देंगे, 5 से करा देंगे तो कोई मतलब नहीं, सब बराबर आएगा। अगर आप इनका अनुपात देखेंगे तो 2 का 4 से अनुपात निकालेंगे तो 2/4 काटेंगे तो 1/2 आएगा। यदि आप 3 का 6 से निकालेंगे तो 3/6, 3 एकम 3 दूनी 6, यानी आएगा इसका भी 1/2। यदि आप -8 का -16 से निकालेंगे तो -8/-16, माइनस का 8 एकम 8 दूनी 16 बराबर 1/2। यानी कि इन तीनों का अनुपात क्या आ रहा है, बराबर आ गया। इसका मतलब क्या हो गया, संपाती हो गया। अगर आप यहाँ 3 से गुणा करा देंगे, यहाँ पे 3 से गुणा करा देंगे तब भी वही आएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया हमारा 60वें नंबर के सारे क्वेश्चनों का हल। आप हो सकता है आपका आंसर कुछ और आ रहा है तो आप घबराइए मत, कोई दिक्कत नहीं, आपका आंसर ये भी सही है। ठीक है दोस्तों, एग्जाम में आप लिख के आएंगे तो कोई काटने वाला नहीं। चलिए अब हम लोग देखेंगे अपना अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। ठीक है दोस्तों, हम इसे इरेज कर दे रहे हैं, देखते हैं उसके बाद 7वां क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, 7 में क्या कहा गया है, कह रहा है समीकरण x - y + 1 = 0 और 3x + 2y - 12 = 0 का ग्राफ खींचिए। पहले क्या करना है, इन दोनों समीकरणों का हमें ग्राफ खींचना है, जैसे पिछले कई क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। ठीक है दोस्तों, इसके बाद क्या करना है, x अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों की संज्ञात कीजिए और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए। मतलब जब आप इन रेखाओं को, मतलब इन समीकरणों को सॉल्व करके आप जब रेखाएं खींचेंगे तो आपको एक त्रिभुज प्राप्त होगा, और कह रहा है उस त्रिभुज के जो है हमें निर्देशांक को ज्ञात करना है। इसके बाद उस त्रिभुज के निर्देशांकों को ज्ञात करने के बाद उस त्रिभुज को छायांकित करना है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग देखते हैं कैसे ये सॉल्व होगा। ठीक है दोस्तों, देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है, जिसमें समीकरण दे रखा है x - y + 1। पहला समीकरण है x - y + 1 बराबर का 0। यह हमारा पहला समीकरण है। मैं इसे यहीं पे समीकरण नंबर 1 नाम दे रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, हम लोग दूसरा समीकरण देखते हैं। दूसरा हमारा दिया है 2x + 3y - 8, नहीं सॉरी, इसमें 3x + 2y, 3x + 2y - 12 बराबर 0। इसे हम लोग समीकरण नंबर 2 कह देंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए अब इसको देखते हैं। इसके लिए हमें ग्राफी विधि से इसको हल करना पड़ेगा पहले, तभी हमें ग्राफ प्राप्त होगा। तो सबसे पहले y का मान यहाँ से निकाल लेते हैं, -y बराबर, ये प्लस में उधर जाएगा तो -1, और ये इस x को यहाँ रखेंगे भी। अब y का मान निकालते हैं तो -1 और ये माइनस के इधर आएगा x। यहाँ देखिएगा ध्यान से, ये प्लस में इधर गया तो माइनस में आ गया, और ये प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में आ गया। अब क्या काम करेंगे हम लोग, माइनस से अगर गुणा कराओ तो गुणा करा दो, अगर माइनस नहीं तो आप इस माइनस को उधर भेज दीजिए। एक काम करिए, माइनस से आप जब गुणा कराएंगे इसमें क्या होगा, माइनस से इस पूरे समीकरण में गुणा कराएंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ प्लस आ जाएगा। माइनस माइनस क्या होगा, यहाँ प्लस आ जाएगा। यहाँ पे माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस आ जाएगा। यानी कि क्या आपको मिलेगा, अगर इस पूरे समीकरण में आप माइनस से गुणा करा देंगे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। ठीक है दोस्तों, तो हमने माइनस से क्या कर दिया, गुणा करा दिया। माइनस से जब इसमें होगा तो माइनस माइनस यहाँ प्लस आ जाएगा, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस आ जाएगा, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो समीकरण 1 के लिए हम लोग सारणी देखते हैं। समीकरण 1 की सारणी। अब कुछ लोग एक मत सोचने लगना कि यहीं रोक देते तो क्या होता, कोई दिक्कत नहीं, आप यहाँ भी रोक करके हल कर सकते हो, बट इस तरह में थोड़ा हमें बेस्ट लगेगा। ठीक है दोस्तों, ये देखिए हमने इसके लिए क्या बना लिया, सारणी। कुछ x और y के मानों को रख करके हमें क्या करना है, बिंदुओं के निर्देशांक प्राप्त करने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग कर दे रहे हैं x
जहाँ y बराबर क्या है 1 प्लस एक्स। तो ये हो गया। हम क्या काम करते हैं, x बराबर 0 y बराबर 0 रखते हैं ताकि हमको आसानी हो जाए। ठीक है, x बराबर अगर आप यहाँ 0 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, y की वैल्यू आपको 1 प्राप्त हो जाएगी। अगर यहाँ पे y बराबर हम 0 कर दें तो x की वैल्यू -1 आ जाएगी। क्या आ जाएगी, अगर यहाँ आप 0 कर देंगे तो x प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, यानी अगर आप y की वैल्यू 0 कर देते हैं तो ये -1 प्राप्त होगा। यदि हम यहाँ 2 कर दें x की जगह, x की जगह कर दोगे तो y की जगह क्या मिल जाएगा, 3 मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया। हम निर्देशांक लिख लेते हैं, इसके क्या आ रहे हैं, निर्देशांक। निर्देशांक देखिए, पहले आएगा 0,1, दूसरा आ जाएगा -1,0 और तीसरा आपको प्राप्त होगा 2,3। अब देखते हैं इसके लिए भी यही कहानी है। 3x प्लस 2y प्लस उधर इधर है, माइनस में उधर जाएगा तो किस में आ जाएगा, प्लस में आ जाएगा। इसके बाद 2y बराबर 12, ये प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, और y की वैल्यू हमको निकालनी है केवल, तो 12 माइनस 3x, ये गुणे में इधर आ गया भाग में। ठीक है दोस्तों, अब क्या काम करते हैं, इसके लिए भी सारणी देख लेते हैं। समीकरण 2 की सारणी, ये देखिए, ये हमने यहाँ पे ले लिया x, यहाँ पे y बराबर जो हमको है 12 माइनस 3x बटा 2। ठीक है दोस्तों, ये हो गया। अब हम देखते हैं मानों को रख करके। देखिए, ये यहाँ पे पहले 0 रख देते हैं। यदि x बराबर हमने यहाँ 0 रख दिया तो ये पूरा हो गया 0, 12 में से 0 चला जाएगा तो 12 बचेगा। ठीक है दोस्तों, 2 का 12 में भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 6 बार जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसके बाद आप चाहो तो y बराबर 0 रख सकते हो। जो y बराबर आप यहाँ 0 रखोगे तो ये 2 से इसमें गुणा कराओगे तो 0 हो जाएगा। उसके बाद क्या काम करेंगे, आप 12 को इधर भेजेंगे तो माइनस का 12 हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 3 चौक 12 आ जाएगा। अगर आप देखना चाहे तो देख सकते हो। देखिए यहाँ पे यदि अगर यहाँ पर 0 हमने किया तो ये इधर आएगा तो 0 हो जाएगा, यानी 0 बराबर हो जाएगा 12 माइनस 3x। यह है प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, माइनस का 12 बटा बराबर माइनस का 3x। माइनस से माइनस कैंसिल कर दीजिए, 3 एकम 3, 3 चौक का 12, यानी x की वैल्यू 4 आ जाएगी। अगर आपने y बराबर 0 रखा तो x की वैल्यू 4 आ जाएगी। मैं x बराबर 0 और y बराबर 0 क्यों रखवाता हूँ, ऐसा इसलिए रखवाता हूँ ताकि हमको x अक्ष पर और y अक्ष पर बिंदु मिल जाए तो हमको थोड़ा बनाने में, ग्राफ बनाने में आसानी हो जाती है। ठीक है, 2 बिंदु हमको चाहिए थे, 2 बिंदु x और y वाले ले लेते हैं तो थोड़ा आसानी रहती। बाकी आप ना लेंगे तो कोई उससे फर्क पड़ेगा नहीं, आप कोई भी 2 बिंदु लेकर के आप दिखा सकते हैं। बट ये बात आपको ध्यान रखनी है कि ऐसे बिंदु आप निकालिए जो दशमलव में ना आ रहे हैं। ठीक है दोस्तों, जो दशमलव में आ जाता है उसमें प्रॉब्लम होगी आपको ग्राफ पेपर पे दिखाने में, इसलिए हम x बराबर 0 और y बराबर 0 ले लेते हैं। चलो, और भी कोई मान लेना चाहे तो ले लेते हैं। आप जैसे इसमें लिया था 2 ले लेते हैं, x बराबर 2 ले लिया हमने तो 2 3 6 हो जाएगा, 12 में से 6 जाएगा तो 6 बचेगा, 6 में आप 2 से भाग देंगे तो 3 बार जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इसके निर्देशांक हमको मिल गए। क्या निर्देशांक प्राप्त हो रहे हैं, देखिए इसके निर्देशांक हमको मिला 0,6, 4,0 और हमको मिला 2,3। ये हमारे निर्देशांक हो गए। अब इन्हें हम ग्राफ पर दिखाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए देखते हैं। देखिए दोस्तों, ये है अपना, हमने बना दिया निर्देशाक्ष। अब इस पे क्या करना है, इन बिंदुओं को रख करके रेखा बनाएंगे। देखते हैं वो कहाँ पर एक दूसरे को कट करती हैं और कहाँ पे हमारा त्रिभुज बनता है। ठीक है दोस्तों, पहला है 0,1, x में 0 है, y में 1, इसका मतलब x में कुछ भी नहीं जाना, न इधर न उधर, ऊपर चलना है हमको प्लस की दिशा में 1 तक। ये वाला हमारा पॉइंट हमको प्राप्त हो गया। ठीक है दोस्तों, इसके बाद है -1,0। इस पॉइंट को आप लिखना चाहो तो लिख दीजिए, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ 0,1 है, -1,0। अब नीचे की तरफ आया है, x में क्या है -1, x में -1 दोस्तों ये रहा हमारा, ये है y में 0, इसका मतलब यही वाला पॉइंट है अपना। इस पॉइंट के निर्देशांक है
-1, 0। 2, 3 x में 2 y में 3 दोनों प्लस की दिशा में, इसका मतलब इसमें होगा ये भी प्लस ये भी प्लस। x में 2 y में 3, देखिए यहाँ पे 2 है यहाँ पे 3 है, अगर इसके सामने से आप जाएंगे इसके सामने आएंगे तो आपको कुछ यहाँ प्राप्त होगा। ठीक है दोस्तों, आप लोग जब इसको ग्राफ पे उसकी मदद से बनाएंगे तो बहुत बेस्ट आपको दिखेगा। ये है 2, 3। अभी देखते हैं इसके लिए 0, 6 x में 0 y में 6। ठीक है दोस्तों, तो थोड़ा सा हमको इसको ऊपर बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, इसे हम थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं, यहाँ पे कर दे रहे हैं हम लोग 6। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा पॉइंट मिल गया हमको। ठीक है, ये है, इसे आप लिख सकते हैं 0, 6। ठीक है, इसके बाद है 4, 0 y में 4 है, सॉरी x में 4 है y में 0 प्लस में, इसका मतलब ये वाला पॉइंट है। ठीक है दोस्तों, x में 4 है y में कुछ भी नहीं गया है 0, तो यही पॉइंट हो जाएगा। इसका मतलब इसके निर्देशांक है 4, 0। इसके बाद देखिए 2, 3 ऑलरेडी हमने ये प्राप्त कर लिया। इन बिंदुओं से मिलकर जो रेखा बनी थी हम उसे खींचते हैं। 1, -1, 0, 1 था, -1, 0 था और 2, 3 ये वाली लाइन थी हमारी, इसे मिलाते हैं हम लोग। ये हमने लाइन खींच दी एक, ये हमारे पहले वाले समीकरण की लाइन थी। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं दूसरे वाले समीकरण की। दूसरे वाले के लिए ये पॉइंट्स दे रखे हुए हैं, ये था हमारा पॉइंट्स, ये दूसरे वाले समीकरण के लिए होगा। अब कह रहा था कि बिंदुओं के त्रिभुज के जो निर्देशांक है उन्हें ज्ञात करें। तो आप लोग अगर ध्यान से देखिएगा तो ये जो हमारा एक्स अक्ष कह रहा था, एक्स अक्ष से घिरा हुआ, एक्स अक्ष और रेखाओं से घिरा हुआ जो त्रिभुज है उसके निर्देशांक हमको प्राप्त करने। तो देखिए ये एक्स अक्ष है हमारा और ये रेखा एक है, ये रेखा, ये हमारा बन गया एक त्रिभुज। अगर आप ध्यान से आप इसे देखेंगे तो एक हमारा क्या प्राप्त हो रहा है, ये त्रिभुज। अगर मैं इसका नाम दे दूं तो ये ए है, ये बी है और ये हमारा सी, तो हमारा क्या बन गया, त्रिभुज ए बी सी हमको प्राप्त हुआ। अगर इसके निर्देशांक की बात करें तो देखिए हम लोग लिखेंगे यहाँ पे त्रिभुज ए बी सी के निर्देशांक, त्रिभुज एबीसी के निर्देशांक। ध्यान से देखिए, पहला निर्देशांक आपको 2, 3 मिलेगा, ए का है जो। उसके बाद दूसरा अगर आप ध्यान से देखेंगे तो -1, 0 ये वाला पॉइंट है। ठीक है, -1, 0। अगर तीसरा आप देखेंगे तो यहाँ पर है जो है 4, 0। तो हो गया हमारा त्रिभुज एबीसी के निर्देशांक। ठीक है दोस्तों, दूसरा कह रहा था इसको छायांकित करिए, तो छायांकित कर दीजिए भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं, छायांकित करने में क्या है। ये देखिए हमने कर दिया छायांकित, इसे कहते हैं छायांकित करना। ये लो भाई, हो गया छायांकित। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है दोस्तों, तो हमारी प्रश्नावली 3.3 और 3.1 जो थी आज समाप्त हो जाती है। ठीक है दोस्तों, अपने अगले वीडियो में आप लोगों के लिए 3.2 के क्वेश्चन को सॉल्व करवाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए बस इतना ही।